और रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम पी लोग, तो बाई वो क्यू के रैशनल फॉर्म होते में हैं। लिख सकते हैं। सर इंटीजर भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अरे सर इंटीजर भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और रियल नंबर भी। हाँ, लेकिन बस उसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे 1 और 2 के बीच में इंटीजर तो कोई नहीं होगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आने वाले हैं ना। 1.1, वन हाँ वो पॉइंट टू रियल। वन पॉइंट थ्री हाँ वन हाँ। पॉइंट जीरो वन ऐसे करके 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे। तो फिर वो क्या हो जाएंगे? हमारे रियल नंबर। लेकिन 1 और 2 के बीच में इंटीजर कोई नहीं मिलने वाला। बात क्लियर हो रही है? तो सबसे बड़ा सबसे छोटा सर्कल जो होता है वो किसका सर्कल होता है? जो सबसे छोटा सर्कल होता है वो नेचुरल नंबर का होता है। जब से सबसे छोटा होगा वो कौन सा होता है? नेचुरल नंबर का। उसके बाद कौन सा होता है? होल नंबर का। होल नंबर। होल नंबर। फिर उसके बाद इंटीजर। उसके इंटीजर। बाद इंटीजर आ जाता है, और इसी में रैशनल और इरेशनल भी आ जाएंगे आगे। फिर इसके आगे वाला जो होगा वो कौन सा होगा? रियल। रियल रियल नंबर। नंबर। और इन सब का जो होगा, इन सब के अंदर, इस सब के बाहर जो होगा, उसी चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी का नाम क्या है? जो इन सब के कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जितने भी रियल नंबर है, जितने भी इंटीजर है, वो सब किस में आ जाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? तो आज हम यही पढ़ेंगे कि जितने भी हैं ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को कई बुक्स में सी से भी डिनोट करते हैं। मोस्टली हम लोग क्या करेंगे? जेड से डिनोट करेंगे। ठीक है ना? इसमें जितने भी रियल नंबर है उनके अलावा कुछ इमेजनरी नंबर भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक इमेजनरी नंबर जिसका नाम है आयोटा। इस आयोटा के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिख लेते हैं हेडिंग, आयोटा का रिप्रेजेंटेशन सिंपल आई से ही होता है, और इसको आई भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आयोटा ही बोलेंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम आई ही बोलेंगे इसको। आई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? भास्कर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया था, भास्कर मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया था कि नेगेटिव क्वांटिटी का जो है वो स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट हाँ नहीं सर। कर सकते। अनडिफाइंड। हाँ, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि भास्कर ने क्या बोला था। भास्कर नाम लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। देयर इज़ नो स्क्वायर रूट, देयर इज़ नो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, ये तो भास्कर ने बोला था, मैथमेटिशियन थे। लेकिन इनकी बातों को तोड़ के जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा बनाया गया, जिस आई को हम क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं या आई बोलते हैं। ये एक इमेजनरी नंबर होता है, और इसकी एक वैल्यू फिक्स की गई है। तो ये जो वैल्यू जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ इसी चैप्टर में काम आने वाली है। बाकी सब जगह तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा। और वो कैसे होगा? देखो, यहाँ पर ये बताया गया कि आई जो है या आयोटा जो है उसकी एक फ़िक्स वैल्यू होती है -1। ये एक इमेजनरी नंबर होता है, इसकी एक फ़िक्स वैल्यू है -1। तो अगर -1 का अंडर रूट आ गया तो फिर भास्कर की जो बात थी वो गलत हो जाएगी। तो सिर्फ ये हम एक चैप्टर, इसी चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में ही ये एज्यूम करके चलते हैं। बाकी कहीं पर ये नहीं मानने वाले कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है। बात क्लियर हो रही है? सिर्फ इसी चैप्टर के लिए है। बाकी नेगेटिव कहीं आएगा तो फिर हम उसको इग्नोर कर देंगे। हाँ, जब कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का ही क्वेश्चन होगा तो फिर हम उसको लेके चलेंगे। तो आई की वैल्यू एक फ़िक्स कर दी गई कि -1 का अंडर रूट आई होता है। आई जो है ना तो पॉजिटिव नंबर है, ना नेगेटिव नंबर है, और ना ही ये ज़ीरो है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके, आई इज़ नाइदर पॉजिटिव, आई जो है पॉजिटिव, ज़ीरो, नॉर नेगेटिव। आई जो है ना तो पॉजिटिव नंबर है, ना तो नेगेटिव नंबर है, और ना ही ज़ीरो है। ठीक है, ये एक इमेजनरी नंबर एज्यूम किया गया है, इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आई है, ना तो पॉजिटिव बोलेंगे। रियल नंबर में इसको कहीं जगह नहीं दी गई है। ठीक है, तो जैसे आई की वैल्यू अंडर रूट -1 है, तो
तो अगर हम आई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? अगर आई की वैल्यू -1 तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो एक ये हमारे लिए एक फार्मूले की तरीके ट्रीट होगा कि आई स्क्वायर -1 के इक्वल होगा। आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -1 इंटू आई, तो आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? -आई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आई क्यूब जो है वो -आई की इक्वल होगा। आई टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? आई टू द पावर 4 आई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर क्या? तो यहाँ से हमको एक रिज़ल्ट पता चल जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हो जाएगा हमारे लिए कि कोई भी 4 का मल्टीपल होगा, कोई भी 4 का मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 इफ़ n इज़ मल्टीपल ऑफ n इज़ मल्टीपल ऑफ 4। अगर n जो है वो 4 या 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जैसे अगर हमसे पूछी जाएगी भाई बताओ आई की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी, तो आई टू द पावर 8 की वैल्यू क्या होगी? सीधे हम बोलेंगे 1। आई टू द पावर 12 की वैल्यू क्या होगी? तो क्या हो जाएगी? 1। अगर हमसे किसी ने कहा आई की पावर 320 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या हो जाएगी? क्या ये 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल है, 4 8 जा Yes, sir. तो 1। आई की पावर 201 की वैल्यू क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 201 जो है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा ये? 50 टाइम्स। और प्लस क्या हो जाएगा? 1। तो बेस सेम है तो पावर को अलग अलग कर लो, ये हो गया, और इंटू आई की पावर 1 हो गया। आई की पावर 4 1 हो गया, 1 की पावर 51 हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे? आई। तो आंसर हम आई के टर्म में ही देंगे, हम आई की वैल्यू √-1 कहीं नहीं रखेंगे, हम आंसर आई के टर्म में ही देंगे, आई का आंसर आई के टर्म में ही देंगे। तो आई की पावर 201 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई। बात क्लियर हो रही है? तो आई को हम आई ही लिखेंगे, आई की वैल्यू जो ऊपर लिखी है वो नहीं पुट करेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, कि बात क्लियर है? क्लियर है। ओके, तो लिखो जरा एक दो क्वेश्चन आई के और बताओ इसमें आंसर हमको कि आई की वैल्यू ये निकालो जरा, एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसमें आई की वैल्यू बताओ क्या होगी। पहला क्वेश्चन है, अच्छा अगर नेगेटिव नंबर होगा, मान लिया अगर मैंने एक और एग्जांपल दे देता हूँ फिर देता हूँ क्वेश्चन। आई टू द पावर माइनस का 58 है, तो आई टू द पावर -58 को ऐसे नहीं करेंगे, पहले आई टू द पावर 58 कर लेंगे, फिर 58 के फैक्टर करेंगे 4 से डिवाइड करके। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ये हो गया 18, 4 4 जा 16, और +2 क्या ऐसे आने वाला है, तो ये हो जाएगा आई की पावर 4 की पावर 14, ये अलग हो गया, और आई स्क्वायर अलग हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 1/, ये तो 1 हो जाएगा, और आई स्क्वायर बचेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? -1। तो अगर अपॉन में है तो अपॉन में सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, अगर अपॉन में आई कहीं बचता है, जैसे अगर यहीं पे क्वेश्चन ये वाला होता 1/i या 1/i की पावर 5 होता, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आई की पावर 4 इंटू आई लिखते हैं, तो आई की पावर 4 तो 1 हो जाता और इंटू आई होता, तो आंसर हम 1/i नहीं देते, अपॉन में आई को अकेला नहीं छोड़ते, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे √3 होता है ना, 1/√3, तो उसमें रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे अगर आई कभी अपॉन में दिखाई देगा तो हम आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आई अपॉन -1, तो आंसर क्या हो जाएगा? -i। -i। बहुत इजी सा चैप्टर है ये, ट्रिग्नोमेट्री की तरह इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह तुम्हें मिलेगी मिलेगी, मैंने बताया था पहले ही कि वो जो है हर जगह मिलने वाली है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों? नहीं? तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन, उनको ज़रा सॉल्व करें और आंसर बताएं आई के टर्म में। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आई के फिर क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आई टू द पावर 57 प्लस आई टू द पावर प्लस 1/i टू द पावर 125, इसकी वैल्यू ज़रा बताओ क्या आएगी।
सॉल्व करो इसको। सर 0। आंसर 0 आ रहा है। ओके, और किसी का कोई? हाँ, पहले ही ऑप्शन 0 दिया हुआ है इसमें। देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आई टू द, बहुत इजी सा काम है, बस हमें 4 से डिवाइड करते जाना है। तो जैसे ही हमने इसको 4 से डिवाइड किया, हमें पता है कि 14 4 जा 56 होता है, तो +1 हो गया, +1 अपॉन इसको भी 4 से डिवाइड किया तो 4 3 जा 12 हो गया, 4 1 जा 4 और +1 यहाँ पर आ गया। तो ये बात समझ में आ जाती है कि जैसे ही ये वाला टर्म होगा आई का, तो ये तो 1 हो जाएगा। अब इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार और लिख देता हूँ, वैसे बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं है। कि ये हो जाएगा आई टू द पावर 4 प्लस आई की पावर 1। यहाँ पर भी आई टू द पावर 4 की पावर 31 और आई टू द पावर 1। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बार बार आई की पावर 4 क्या दे देगा, 1। तो यहाँ आई आ जाएगा और यहाँ 1 अपॉन आई आ जाएगा। और चाहो तो एलसीएम ले लो, तो आई स्क्वायर +1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये अपने आप क्या हो गया, 0। तो आंसर आ गया हमारा, बहुत इजी सा। एक और लिख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर दिया हुआ है आई टू द पावर -i टू द पावर -117, -i टू द पावर -117, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं, 1 -1 और i -i। ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। करो, सॉल्व करो, फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर आई। आंसर इसका आई आ रहा है। ओके, क्या करेंगे बताओ। सर पहले 1 अपॉन -i रेज़ टू 117 पॉजिटिव कर लिया। ओके, फिर फिर 4 के मल्टीपल्स में पावर करेंगे। 4 से डिवाइड किया तो 4 3 जा 12 तो होगा नहीं, 4 2 जा 8 और 3 हो गया, 4 9 जा 36 और 1, यही आया। यस सर। अब ये हो गया 1 अपॉन -i टू द पावर 4 और उसकी भी होल पावर 29 हो गया, और यहाँ पर हो गया -i टू द पावर 1। तो ये बात तो क्लियर है कि ये वाली वैल्यू क्या होने वाली है। अरे -i की पावर 4 को i की पावर 4 बोल सकता है, क्योंकि -1 की पावर 4 तो 1 ही आने वाला है। तो ये 1 हो गया, तो अपॉन में क्या बचा, माइनस का i। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए, i से। तो i अपॉन -i स्क्वायर, तो i अपॉन क्या हो गया, -1, तो आंसर आ गया -i। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ बच्चों। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं जो जेई के प्रीवियस ईयर में पूछा गया पहले कभी, उसको लिख लेते हैं। इसका आंसर बताना है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द
वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन आई टू द पावर 592 प्लस आई टू द पावर 590 प्लस आई टू द पावर 588 प्लस आई टू द पावर 586 प्लस आई टू द पावर, ये सारे आई हैं, 584 होल अपॉन आई टू द पावर 582 और फिर 2 कम करते लिखे जाएंगे 580 578 576 प्लस आई टू द पावर 574 इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। और ऑप्शन भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0 1 -1 और -2, 0 1 -1 एंड -2। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आराम से करो, सही आंसर बताओगे तो लगेगा कि हाँ समझ में आ गया। जल्दी सबका करना पड़ेगा। हाँ जी, सभी का करना पड़ेगा बिल्कुल। और क्या, साफ साफ देख लो, जो 4 का मल्टीपल है वो तो बिल्कुल 1 होने वाला है। जो भी 4 से कट हो रहा है, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है पता है तुमको? 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी को पता है? यस सर, लास्ट दो 4 के लास्ट दो डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। हाँ, तो बस वैसे ही चेक कर लो, जो 4 से डिविजिबल है लास्ट 2 डिजिट, वो तो काम खत्म, वो तो सीधे 1 हो जाएगा। और जो बच रहा है उसमें देख लो क्या बच रहा है, वही रिमाइंडर में आ जाएगा आई की पावर में। काम इतना बड़ा नहीं है, एक एक लाइन करोगे तो बड़ा हो ही जाएगा फिर, लेकिन करना तो है ही है। जेई के पेपर में आया हुआ है तो हमें करना ही पड़ेगा। करो, दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ, नहीं होगा तो ईजी है। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, बाकी लोगों को बता देता हूँ, जैसा कि इसने बताया रिदम ने, कि 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि लास्ट के 2 नंबर जो है, लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, तो फिर वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। सर आंसर -1 है। आंसर -1। ओके, देख लेता हूँ। बिल्कुल सही है, गुड। ये देखो टाइम ही नहीं लगा, तुरंत आ गया आंसर कि नहीं? सर मैंने वो कॉमन लेके कर लिया था। हाँ हाँ, तो कॉमन लेके भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? हमें तो काटना है ना, हमें छोटा करना है, चाहे जैसे भी करें, दिमाग तो अपना यस लगाना है। सर, इसीलिए तो सर फिर दो ही टर्म्स कैलकुलेट करनी पड़ती है इसलिए। तो ऊपर से क्या कॉमन ले लिया बताओ भाई? सर आई टू पावर 584। आई टू द पावर 584 मैंने ऊपर से ले लिया कॉमन। देख लो भाई बाकी लोग, इजी तो था। 584 कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर? आई टू द पावर, सर आई टू पावर 8 प्लस आई टू पावर 6 प्लस आई टू पावर 4 ऐसे चलता रहेगा, 0 आई टू पावर 0 तक। ये 1 हो गया। और अपॉन में सर फिर आई टू पावर 574 कॉमन ले लिया। 574, अच्छा कॉमन है इसमें, तो ये तो सबसे बड़ा है। 574 कॉमन ले लिया यहाँ से, फिर सेम टर्म कॉमन आ जाएगी ऊपर जो थी वो। तो 74 लिया तो आई टू द पावर 8, यही सेम आ गया ना? यस सर। 8 6 4 2 और 1, तो ये पूरा का पूरा कट हो गया। तो क्या बचा? आई टू द पावर 10। ये तो बचा, ऊपर वाला 1 हो जाएगा। नहीं ऐसा भी कर सकते हाँ, माइनस कर दो तो भी हो जाएगा। 74 में 84 गया तो 10 हो गया। आई की पावर 10 का मतलब हो गया 4 2 8 प्लस 2, तो आई की पावर 4 का स्क्वायर, तो वो तो 1 ही होने वाला है। और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो ये -1 आंसर आ गया। बोलो सर वैसे किया तो मेरा 1/√-1 1 अपॉन आई ना?
हाँ सर। तो 1/i में i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, देखो। लेकिन तब भी i से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ऊपर i आ जाएगा। कुछ गड़बड़ है, चेक करना उसको, और नहीं हो तो फिर बताना मुझे, ठीक है? एक बार चेक करना उसको, फिर Yes, sir. नहीं होता तो। फिर उसके बाद कुछ इसके कॉन्सेप्ट है वो लिख लेते हैं, जो ये आई वाले हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी सुन लेते हैं। ये हो गया ना सभी का? यस सर। ओके, देखो अब इसके बारे में लिख लेते हैं यहाँ पर, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करके। अंडर रूट ए इंटू बी, जैसे मान लो कि कोई नेगेटिव नंबर है, ऐसे समझते हैं पहले, फिर लिख लेंगे उसको, जनरलाइज कर लेंगे। जैसे हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है ये -2 और एक नेगेटिव नंबर है -3, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऐसे हम इनको लिख सकते हैं क्या? -2 इंटू -3, तो ये हो गया माइनस प्लस, तो 3 2 जा 6। तो क्या ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? ये बोलो। रॉन्ग है सर। क्यों? रीजन? सर मतलब प्रॉपर्टी करेक्ट है, लेकिन पता नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चलता है। हाँ सर। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये गलत है। क्यों और गलत है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में तुमको बताया गया कि इसको -1 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू -1 तो इसको -1 इंटू √2 लिख सकते हैं, और इसको -1 इंटू √3 लिख सकते हो। तो -1 का मतलब हो गया i अंडर √2, एक ये हो गया, और एक हुआ i अंडर √3। तो i का मल्टीप्लाई हुआ तो i स्क्वायर √6 हो गया, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो ये देखो माइनस का √6 आया, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा था? यहाँ पर आ रहा था प्लस का √6। ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना है। अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे चलेगा ये। अगर हम रियल नहीं है तो फिर रियल वाली कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लगा सकते यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसी को जनरलाइज करके मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, इसको ध्यान से लिख लेना और सुन लेना। अंडर रूट ए बी इक्वल टू √a इंटू √b। ऐसे अगर हम सोचना चाहें कि अंडर रूट ए बी की वैल्यू √a इंटू √b कब होगी, कैसे होगी, क्यों नहीं होगी, तो वो कैसे लिखेंगे हम उसको, उसी के बारे में हमें जनरलाइज करना है कि √a इंटू √b कब हो सकता है। तो एक तो रिजल्ट हमने यहाँ पर लिखा कि अगर हमारे पास √a इंटू √b होगा तो √ab ट्रू कब होगा? √ab इक्वल टू √a इंटू √b अगर ये है इज ट्रू ओनली, √ab इक्वल टू √a इंटू √b तभी ट्रू होगी व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ a when at least one of A and B either positive or 0। अगर ये पॉजिटिव है तो हो पाएगा, और अगर 0 है तो हो पाएगा, और किसी केस में नहीं होने वाला है। अगर ये दोनों जो है A और B दोनों नेगेटिव हो तो क्या ऐसा हो सकता है? अभी हमने ऊपर देखा तो कि क्या ऐसा हो सकता है? अगर A और √b, हाँ बोलो सर आपने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं चलेगा, तो एक अगर नेगेटिव और एक पॉजिटिव हुआ तो भी क्यों ऐसा होगा? नहीं, इसमें लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज आइदर पॉजिटिव और 0। जैसे कोई एग्जांपल बताओ, फिर मैं बात करता हूँ। बताओ कोई एग्जांपल। सर जैसे कि हमने अगर √2 इंटू माइनस ऑफ √3 ऐसे ले लिया। हाँ, √2 इंटू, एक मिनट, √2 इंटू माइनस ऑफ ऐसे। यस सर। तो इसको लिखा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -1 इंटू 3 ऐसे हो गया ना ये। तो ये 3 2 जा 6 हो गया, और साथ में अंडर रूट के अंदर -1 भी रहा, तो √6i हो गया ये। जबकि यहाँ पर भी देखोगे तो क्या आने वाला है? अगर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, मतलब मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे, तो √2 आएगा, इसका आएगा √3 और इसका आएगा √-1, तो √6 और इसकी वैल्यू आई तो देखो आया नहीं, √6 आई।
यस सर यस सर। बात क्लियर हो रही कि नहीं? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह का भी क्वेश्चन जेई में पूछा गया है तो यस कंफ्यूजन सर नहीं होना क्लियर चाहिए। क्लियर। अपनी बहुत इजी सा काम है, अपनी तरफ से कोई एग्जांपल ले लो और करते जाओ, खुद भी अपनी तरफ से बना लो। ये कब नहीं पॉसिबल है? जब दोनों के दोनों निगेटिव होंगे। लिख लेंगे यहाँ पर रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी इज नॉट वैलिड। ये कब वैलिड नहीं है? इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव। अभी हमने ऊपर देखा कि ये वैलिड नहीं था, जब दोनों नेगेटिव थे तो ये वैलिड नहीं हुआ था। तो रूट ए इंटू रूट ए बी की इक्वल नहीं होगा। कब? जब ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे। ऊपर अभी हमने एक एग्जांपल लिया है। अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों, बहुत छोटी सी बात है ये। तुम कोई भी दो एग्जांपल ले लेना, पहले एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लेना, फिर दोनों नेगेटिव ले लेना और फिर दोनों पॉजिटिव ले लेना। चारों केसेस को बना के अपने मन से देखोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। किसी से कुछ पूछने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बात क्लियर हो रही बच्चों यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम? क्लियर सर। ओके, तो ये तो हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो अभी हमने बात ही नहीं की। अभी हम बात कर रहे थे ये इमेजनरी नंबर की। आयोटा जो हमारा इमेजनरी नंबर था, क्योंकि यही आने वाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ही होता है रियल नंबर और प्लस इमेजनरी नंबर, उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब लिख लेते हैं हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो इसके बाद ही बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लेते हैं हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसको यहाँ लिख देता हूँ डिनोटेड बाई जेड और सी। जेड या सी से डिनोट करते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। अ नंबर ऑफ द फॉर्म, लिख लेते हैं नंबर ऑफ द फॉर्म, अ नंबर ऑफ द फॉर्म जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें एक्स और वाई जो है वो दोनों रियल नंबर है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जिसमें जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, आई वाई को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसमें एक्स और वाई दोनों रियल नंबर है। एक्स और वाई दोनों रियल नंबर है। और आई की वैल्यू जो है, वो जो आई है उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, is called complex number where x is called, जो x है उसको क्या बोलते हैं, x is called real part of z या रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो। इसको ऐसे लिखते भी हैं, x इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। अरे z ही तो है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो x को क्या बोलेंगे, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे कि आर ई ब्रैकेट में जेड, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, आर ई ब्रैकेट में जेड। और वाई क्या होगा, रियल पार्ट की जगह बस यहाँ कितना हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट। तो वाई जो है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो एक्स और वाई है वो दोनों रियल नंबर है। एक्स और वाई दोनों रियल नंबर है। ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि वाई जो है वो इमेजनरी नंबर है। y क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z है। z का जो है वो रियल पार्ट x है और इमेजनरी पार्ट y है, लेकिन वो इमेजनरी नंबर नहीं है, वो इमेजनरी नंबर नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है हमको। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने z इक्वल टू ले लिया 3 + 4i। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ भाई इसको x + i y से कंपेयर किया तो इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 3। इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 4। अब ये 4 जो है ये ऐसा तो है नहीं कि कोई इमेजनरी नंबर है, ये तो इमेजनरी नंबर तो है नहीं, ये तो रियल नंबर है। हाँ, लेकिन इसको इमेजनरी पार्ट बोला जाता है। दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि लोग कह रहे थे y जो है वो इमेजनरी नंबर है। y इमेजनरी नंबर नहीं है, y जो है वो इमेजनरी पार्ट है। जब उसमें i का मल्टीप्लाई हो जाता है तो फिर वो इमेजनरी नंबर बन जाता है, क्योंकि i उसके साथ आ जाता है। वैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में x और y दोनों रियल नंबर है।
एक्स को हम रियल पार्ट ऑफ जेड बोलेंगे और वाई जो है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। इमेजनरी नंबर नहीं है, इस बात का बार बार मैं बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। एक्स और वाई दोनों रियल नंबर हैं, उसको हम इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं, बस ये है। अच्छा, अगर इसमें एक्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ और लिख लेते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं, इफ़ x इक्वल टू 0, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आई वाई, इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर लें तो z क्या मिल जाएगा हमको, आई वाई। तो ये जो z इक्वल टू आई वाई मिला है, अब इसमें रियल पार्ट तो कोई बचा ही नहीं, इसमें सिर्फ कौन सा पार्ट बचा है, ये आई के साथ आ गया तो ये पूरा इमेजनरी पार्ट हो गया। तो इसको हम एक नया नाम देते हैं, इसको बोलेंगे प्योरली इमेजनरी। अगर x की वैल्यू 0 है तो ये प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अच्छा, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, जरा बताओ, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, कौन बताएगा 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। 1 2 3 ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, बोलो बच्चों। किसी को नहीं समझ में आ रहा कि 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, बोलो यस और नो। नहीं, ये देखो सब पहले ही बता दिया मैंने कि 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस सर। ये देखो यहाँ बता दिया था मैंने, यहाँ तुमने ध्यान ही नहीं दिया। इस सर्कल को देखो ना कि दुनिया में जितने भी रियल नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, वो सब जितने भी हैं वो सब क्या है, वो सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। हाँ, ये जरूरी है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर है जिसमें रियल पार्ट जो है वो है इमेजनरी पार्ट 0। तभी तो यहाँ बोला गया कि जब x की वैल्यू 0 होगी, तो जब x की वैल्यू 0 होगा तो सिर्फ इमेजनरी पार्ट आएगा, तो इसको प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। और जब y की वैल्यू 0 होगी, तो z इक्वल टू x आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। z इक्वल टू 3 लिखा है, अब z इक्वल टू 3 ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है कि प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्योरली रियल। हाँ, क्योंकि इसमें प्योरली रियल। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, i इंटू 0, 3 को 3 प्लस 0 i लिख सकते हैं, तो इसका y 0 है और इसमें सिर्फ रियल पार्ट मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे 3 जो है वो प्योरली रियल है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अगर ऐसे लिख दिया जाए z इक्वल टू 2i, तो ये क्या होगा, हाँ, ये प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसे बोल दिया जाए z इक्वल टू 1 प्लस 4i या 6 प्लस 7i, ऐसे बोल दिया जाए तो ये क्या है, इसको बोलोगे कॉम्प्लेक्स। 6 है मतलब 6 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, ये जो है वो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें 6 जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है, ये रियल पार्ट ऑफ z है जो कि 6 है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z है। तो जब रियल और इमेजनरी दोनों मिल जाते हैं तो उस पूरे पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा नंबर है दुनिया में जो रियल भी हो और मतलब जो प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजनरी हो, बताओ, सोच के बताना। कोई दुनिया में ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल भी हो। एक बार जेई में पूछा गया ये क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ मैं, एक एज्यूम करना था ऐसा नंबर जो कि रियल भी हो और इमेजनरी। हाँ, बिल्कुल सही है, गुड, लिख लेंगे बाकी लोग इमेज। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 0 एक ऐसा नंबर है दुनिया का इकलौता जो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजनरी भी है। लिख लेते हैं, द कॉम्प्लेक्स नंबर 0, ये जो 0 लिखा हुआ है, द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी। बोथ, ये दुनिया का एक इकलौता कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजनरी भी है। इस बात का खास ध्यान हमें रखना है। ठीक है, उसके बाद ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम, जैसे तुमने वो पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसे यहाँ पर लिखा है z इक्वल टू 3 प्लस 4i,
तो इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम डिनोट भी कर सकते हैं 3 + 4i को। इसका मतलब है कि x, ये देखो दो एक्सिस बनेंगे यहाँ पर, एक को बोलते हैं x एक्सिस और एक को बोलते हैं y एक्सिस। ये तो हमने सुना ही है, x एक्सिस और y एक्सिस सबको पता है ना। ये हमारा होता है x एक्सिस। Yes, sir. ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। थोड़ा सा घूम रहा है, इसको इधर कर लेते हैं। ओके, तो ये जो है इसको जो हम x एक्सिस बोलते थे, अब इसका नाम हम बोलेंगे, जो x एक्सिस था इस चैप्टर में उसका नाम हो जाएगा रियल एक्सिस। और ये जो y एक्सिस होता था अब इसका नाम हो जाएगा इमेजनरी एक्सिस। ठीक है ना। अब इसको हम रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस बोलेंगे। और ये जो प्लेन है इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन को इसको हम कौन सा प्लेन बोलते थे, कार्टेशियन प्लेन बोलते थे x और y एक्सिस वाले को। यहाँ पर यहाँ पर इस प्लेन का नाम हो जाएगा, इस प्लेन का नाम होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, इसके दो नाम होते हैं, या तो इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं या इसको आर्गन प्लेन बोलते हैं। डी साइलेंट रहता है, आर्गन प्लेन। ठीक है, कई बार ये नाम भी आएगा कई जगह पे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन बोलते हैं, डी साइलेंट रहता है। तो इसमें क्या है, अगर इसको हम x + i y से कंपेयर करेंगे तो z = जब हम x + i y से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो इसका मतलब ये ओरिजिन हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये 3 यहाँ पर आ गया और 4 हमको यहाँ ले जाना है ऊपर। तो 4 जब ले जाएंगे ऊपर तो क्या बन जाएगा, देखो ये 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। तो ये कोई पॉइंट P हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, 4। तो अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन हो गया, इसी को हम बोलेंगे Z। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, इसका नाम एक लिख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो i को हटा दो और ब्रैकेट में 3, 4 लिख दो, तो इसको नाम बोल देते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यानी इससे हमको पता चलता है कि x में 3 पार्ट खिसकना है और y में जो है वो 4। और ये जो पॉइंट मिला है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है तो x में 3 जाना पड़ेगा और y में 4। तो ये जो P पॉइंट हमको दिख रहा है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4i का रिप्रेजेंटेशन हो गया। बात क्लियर हो रही है। तो अगर इसी को अगर हमें x और y एक्सिस में बनाना है, चलो मैं अब इसको x और y एक्सिस में अगर हमें बनाना है तो हम कैसे करेंगे, इसको x और y एक्सिस में ये भी समझ लेते हैं। इसी को हम बोल देते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी तो मैंने इसमें यहाँ पे बना ही दिया है कॉम्प्लेक्स प्लेन में 3 और 4 करके। अगर हमें इसको x और y में बनाना हो तो लिख लेते हैं, हेडिंग ही लिख लेते हैं। इसी को बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लिख लेते हैं हेडिंग। ऊपर तो वैसे हमने कर ही दिया है यहाँ पर। ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें z = x + i y को रिप्रेजेंट करना है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। इसी तरीके से जैसे अभी हमने बनाया वैसे ही हमको रिप्रेजेंट करके दिखा देना है यहाँ पर। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसी को नाम, इसका नाम क्या है, इसको फिर से एक बार नाम लिख देता हूँ। इसका नाम है रियल एक्सिस और ये कौन सा है, इमेजनरी एक्सिस। और z = अगर x + i y का बनाना है तो ये ओरिजिन है, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया x और ये यहाँ पर हो गया y। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है
परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये कितनी हो गई y। तो इस p के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे x, y। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, कौन बताएगा ये? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अंडर रूट। हाँ बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो गया। तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हमें ओपी की लेंथ चाहिए तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को हम एक नया नाम दे देते हैं और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये एक एंगल लेट कर लेते हैं थीटा है। अभी मॉडुलस के बारे में और बातें करेंगे, अभी पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर हमें डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है ओरिजिन से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ही तो निकालना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर ये p है और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉडुलस। इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, मॉडुलस, ये बहुत काम का है हमारे, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कई जगह अभी हमको मिलेगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको हम किससे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं, तो लिख लेंगे डिनोटेड बाई मॉड जेड। अब ये मॉड जेड वो वाला मॉडुलस नहीं है, मॉड फंक्शन जो होता था वो मॉडुलस नहीं है कि मॉड एक्स हम वो प्रॉपर्टी लगाने लगे कि मॉड एक्स वाली प्रॉपर्टी एक्स ग्रेटर देन 0 पे प्लस एक्स और लेस देन 0 पे माइनस एक्स, वो सब नहीं है, बस एक नाम सेम हो गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन जाएगा मॉडुलस का। जैसे मान लिया कोई हमें एग्जांपल दिया है जेड इक्वल टू 3 + 4i है, तो इसका हमें मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी कोई खास काम नहीं है, ये बात क्लियर हो रही है। ये जो एंगल हम निकालेंगे, ये थीटा भी हम निकालेंगे, इसके बारे में दूसरा पॉइंट है वो भी लिख लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, एक सेकेंड पॉइंट करके लिख लेते हैं, एंगल ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एंगल ही तो निकालना है, थीटा, एंगल ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis is called, इसका भी एक नया नाम होता है, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या आर्गुमेंट बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और आर्गुमेंट भी बोलते हैं इसको, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो एंगल का ही नाम है, जो थीटा एंगल बन रहा है ना, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे जो हमने थीटा एंगल लिखा है ना, वहाँ पर ब्रैकेट में थीटा लिख दो, तो एंगल थीटा ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर with positive direction of x-axis is called amplitude of complex number और argument of complex number। तो अब जरा इसमें तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोलते हैं, डिनोटेड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ऐसे लिखते हैं, और इसको आर्गुमेंट ARZ करके लिखते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया थीटा। तो जरा ऊपर देखो, तो यहाँ पे tan थीटा अगर मैं लगाना चाहूँ, tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, जरा बताओ देख के, क्योंकि y/x। हाँ, क्योंकि हमको y/x। हम और कुछ लगा नहीं सकते, क्योंकि हमें x और y ही पता होगा। जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तो हमें x पता होगा और y पता होगा, तो tan थीटा हो जाएगा y/x। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स y/x। तो यही जो थीटा है इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, और इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और ये हो गया थीटा, और जिसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स y/x।
तो ये दो नई चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। सारा किस्सा इसी पे चलेगा आगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। बार बार हमको मॉडुलस निकालना पड़ेगा और बार बार हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा आर्गुमेंट या थीटा निकालना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, दोनों ही चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी इसमें। तो पहले तो हम यही निकालना सीखेंगे अभी, और फिर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बोलो बच्चों। अभी तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट में और भी कुछ सारी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से हमको आगे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो थीटा है ये कैसे निकालना होगा। अभी तो हमें सिंपल फार्मूला पता चल गया, टेन थीटा क्या होता है, वाई बाई एक्स। थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब देखो मैं, अच्छा चलो यहीं पे जब हमने यहाँ बात शुरू की है तो यहीं पे ख़त्म भी कर लेते हैं। जैसे मान लिया अगर हमको कोई, हम एक दो एग्जांपल लेते हैं तब तुम्हें बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एक एग्जांपल मैंने ले लिया, z इक्वल टू, हमारे पास एक एग्जांपल है z इक्वल टू 1 प्लस आई। इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड मॉड z एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z या आर्गुमेंट ऑफ z, ये फाइंड आउट करना है। ज़रा बताओ क्या होगा। फॉर्मूला हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, सर मॉड z रूट 2 और यस सर, आर्ग्यूमेंट 45 डिग्री। मॉड z का फॉर्मूला लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी, अगर इसको हम कंपेयर कर दें x प्लस आई वाई से, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो 1 प्लस 1 ये रूट 2 आ गया, ठीक है। हाँ सर, और 45 डिग्री और टेन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। तो ये 1, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। ये बात तो क्लियर हो गई, ये हमारा आंसर सही है। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट भी करना चाहें कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो देखो यहाँ पर एक गलती भी लोग कर लेते हैं। ये हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये एंगल कितना होगा, पाई बाई 4। यही तो हुआ ना, z इक्वल टू 1 प्लस आई का थीटा अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 प्लस आई हो जाएगा। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो गया और आर्गुमेंट भी हो गया थीटा इक्वल टू करके। अब ज़रा बताओ, अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, क्या इस लाइन को पीछे भी बढ़ाया जा सकता है क्या? ज़रा यहाँ देखना, ध्यान देना, यहाँ पर एक पॉइंट है ये। इसको मैंने यहाँ से ऐसे पूरी लाइन बढ़ा दी, क्या ऐसे कर सकता हूँ क्या ये पूरी लाइन? नो सर, नहीं कर सकते, सिर्फ ओरिजिन से ही चलना पड़ेगा हमको। यस सर। क्यों, रीज़न क्या है? सर आपने डेफिनेशन में लिखा है क्या? कि सर फ्रॉम ओरिजिन। हाँ, ओरिजिन से लेना है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लेना है एंगल। तो जब हम इसका एंगल मेज़र करेंगे तो क्या वो पाई बाई 4 आ पाएगा क्या? वो तो पाई बाई 4 नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ से ये एंगल पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी ये तो 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो क्या ये जो ग्रीन वाली है लाइन, ये क्या होनी चाहिए कि सिर्फ वहीं से लाइन होनी चाहिए? तो ये ध्यान देना है हमको, ये ध्यान रखना है कि ये ग्रीन वाली लाइन नहीं होगी, ये भी यहाँ पर नहीं होगा, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। सिर्फ हमारा क्या होगा, इतना ही पार्ट होगा, उसको नीचे की तरफ बेंड नहीं कर सकते हो। यहीं से रेज स्टार्ट होगी और यहीं से ऊपर जाने वाली है। जैसे स्ट्रेट लाइन होती है ना, हम क्या करते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक ड्रॉ कर देते हैं, तो वो नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 1,1 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये जो 1,1 है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट। अरे यहाँ 1 और ये 1, तो ये 1 1 तो फर्स्ट में ही लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यही बनने वाला है। ये बात समझ में आ रही ना सभी को? नीचे की तरफ मत बना देना, तो स्ट्रेट लाइन अगर तुमने नीचे भी ड्रॉ कर दिया गलत हो जाएगा। बात क्लियर हो रही बच्चों? अब चलो देखो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल सेकंड ले लेते हैं, और वो एग्जांपल सेकंड है z इक्वल टू, दूसरा है z इक्वल टू -1 प्लस आई। इसका मॉड z बताना है और इसका थीटा बताना है, दोनों ही बताने हैं क्या होंगे। सर मॉड z रूट 2। हाँ, मॉड z पे कोई मॉड z रूट 2। मॉड z देखो इसका अभी भी रूट 2 आने वाला है, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो अभी भी रूट 2 ही आने वाला है, क्योंकि x की वैल्यू अभी भी -1 आई है और y की वैल्यू 1 आई है।
तो ये तो सही हो गया। थीटा कितना होगा ये कौन बताएगा? सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारी पढ़ चुके हैं, बहुत डीपली पढ़ चुके हैं। तो ज़रा थीटा बताओ क्या होगा? क्या वो भी अभी भी पाई/4 होगा कि कुछ और होने वाला है? सर 135। देखो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, x में -1 और y में 1, यानी कि ये वाला जाएगा ये, और इसको हमें यहाँ से मेज़र करना है। यही तो होगा ना -1, यहीं पर कोई पॉइंट आएगा -1, तो बिल्कुल सही है इनकी बात, क्योंकि यहाँ पर देखो ये होने वाला है ना, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर पुरानी चीज़ें याद दिलाना चालू करूँ तुमको, तो कुछ ऐसे मैंने बताया हुआ था, पिछले टर्म पे भी हमारी बात हुई थी कि यहाँ पर क्या होता है, Yes, sir. यहाँ क्या होता है पाई माइनस थीटा, यहाँ क्या होता है पाई प्लस थीटा, और यहाँ क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा। यही तो होता है ना, ये 4 एंगल होते हैं कि नहीं होते, जिसमें हमें, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लिया हमें कोई डाउट होता भी है, वैसे तो डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लिया अगर हमें कोई डाउट होता है कि 135 कैसे आ गया, तो हम क्या करेंगे, पहले x और y दोनों को पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। ये भी समझ लेते हैं मेथड, ये भी इजी है। कंसीडर x और y बोथ आर पॉजिटिव, 1 और 1, माइनस को गोली मार दिया, दोनों को 1 1 ले लिया, तो tan थीटा कितना आ गया y/x, तो यानी कि ये 1 आ गया, तो थीटा कितना हो गया पाई/4। हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन हमें दिखाई देगा उसमें माइनस को इग्नोर करके सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। यहाँ पर ले आए, अब हमको पता चल गया कि थीटा बाई पाई/4 सर 315 भी होगा ना? पर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। 315 कैसे हो जाएगा? उसमें भी उसमें उसमें भी तो नेगेटिव होगा ना? तो उसमें -1, 1 ला ही नहीं करेगा ना, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि -1, 1 जिस quadrant में है, उसी क्वाड्रेंट में हमको रहना है, जिसमें -1, 1 है उसी में रहना है। तो हमने क्या किया, पहले पॉजिटिव ले आए, फिर हमने लिखा कि भाई -1, 1 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है, एंगल या आर्गूमेंट जो भी कह दो, एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये लिखा हुआ है पाई माइनस ओरिजिनल एंगल, और ओरिजिनल एंगल कितना है पाई/4, तो पाई माइनस पाई/4 कितना हो गया 3 पाई/4। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई z इक्वल टू -1 प्लस आई का आर्गूमेंट z कितना है, तो आर्गूमेंट z जो है वो हो जाएगा 3 पाई/4। बोलो इसमें किसको प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि आगे चल के फिर और प्रॉब्लम होगी, अगर हमको यहाँ पर अभी प्रॉब्लम हो रही तो अभी प्रॉब्लम लेके नहीं चलना है हमको ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। हम इस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 3 पाई/4। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों कि नहीं? नो सर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, चारों क्वाड्रेंट में तुम्हें घुमाएंगे आज हम, क्योंकि आगे चल के और भी प्रॉब्लम होगी अगर हम इसको नहीं समझेंगे ढंग से। फिर हमने आ गए z इक्वल टू -1 - i, इसका क्या होगा बताओ? z इक्वल टू -1 - i है, इसका मॉड z क्या होगा? √2। हाँ, √2। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सब में तो स्क्वायर होता है, तो ये अंडर रूट करके 2 आ गया। थीटा कितना होगा? मेन प्रॉब्लम थीटा की है, तो अब वो जरा सोचो थीटा कितना होगा। और -1, 1 यहाँ आएगा, ये -1 और ये -1, यानी कि कुछ यहाँ से लेके इस टाइप से आएगा। सर 225। सर 5 पाई/4। हाँ, और वहाँ पर देखो ऊपर बना भी हुआ है अभी कि हम क्या करेंगे, पहले दोनों को पॉजिटिव ले लेंगे। हम वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये पाई/4 हुआ और ये पाई प्लस पाई/4 हो गया, डायरेक्ट समझ में आ जाता है। लेकिन मान लिया अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से, तो हमने क्या किया, x और y दोनों को पॉजिटिव ले लिया, तो थीटा पाई/4 आ गया कि नहीं। ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको ले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा पाई/4 है, लेकिन हमें किस क्वाड्रेंट में लाना है, थर्ड में। तो थर्ड में पाई प्लस थीटा होता है, तो पाई प्लस पाई/4 हो गया, तो क्या हो गया 5 पाई/4। तो ऐसे समझ सकते हो, और नहीं सामने तो दिख ही रहा है कि पाई प्लस पाई/4 आने वाला है, तो सीधे सीधे हमको क्लियर हो रही बात। बोलो बच्चों इसमें प्रॉब्लम क्या? तो इस वाले का जो मॉड z है वो तो यही आएगा। आर्गूमेंट ऑफ z क्या आने वाला है? आर्गूमेंट ऑफ z आ जाएगा 5 पाई/4। उसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं, z इक्वल टू 1 - i, इसका बता दो क्या होगा?
अब इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से, सीधे सर आंसर। रूट 2 और 315। रूट टू मॉड जेड तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रूट टू ही आने वाला है। और आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना बताया? 315 डिग्री। हाँ, 2 पाई माइनस थीटा होगा तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 4 टू ज़ा 8 माइनस 1 7 पाई बाई 4 आ जाएगा ये। और इसको रिप्रेजेंट करना हो अगर हमको तो ये कहाँ पर आएगा? इस जगह पे आएगा, x में +1 और y में कितना हो जाएगा? -1। तो ये 1,1 यहाँ पर कहीं आने वाला है इस जगह पे। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर p और इसके कोऑर्डिनेट 1, -1 हो गए। और यहाँ से लेके यहाँ तक जब एंगल मेज़र कर रहे हैं तो x एक्सिस से ही मेज़र करना है। तो ये क्या हो जाएगा x एक्सिस से एंगल? पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 4 ये बच गया तो ये हो गया 7, 4 टू ज़ा 8 माइनस 1 7 पाई बाई 4। बताओ बच्चों, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या अभी? क्योंकि जो पहली और एक्सरसाइज है वो पहली दूसरी एक्सरसाइज में यही निकालना है, मॉड जेड और कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड, यही दोनों ही हमें निकालने पड़ेंगे। और ये इजीली अगर समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, क्लियर है बात यहाँ तक? किसी को डाउट है इसमें? मैंने सारे क्वाड्रेंट में घुमा दिया है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर बता दोगे? लिखो एक क्वेश्चन, मैंने चारों में तुम्हें घुमा दिया है। अब तुम्हारी ड्यूटी है कि किस तरीके से एंगल को ढूंढोगे। फिर इसमें और भी कुछ बताऊंगा मैं। ये तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ा था, तो ये हो गया हमारा। एक और एंगल होता है यहाँ पर, ये दोनों तो सेम रहते हैं, बाकी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आगे करेंगे अभी थोड़ी देर में उसकी बात। अभी ज़रा लिखो ये क्वेश्चन और इसका आंसर बता दो। z इक्वल टू है -√3 -√3i। इसका दोनों ही बताना है हमको, मॉड जेड बताना है और आर्गूमेंट ऑफ जेड बताना है। तो मेन आर्गूमेंट ऑफ जेड ही बता दो, बाकी तो ये तो इजी है, कर लोगे। बल्कि दोनों ही निकाल दो चलो। सर 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4। ओके, और किसी का कुछ आ रहा है इसमें? बोलो बच्चों। सर 7 पाई बाई 4 आ रहा है मेरा। किस क्वाड्रेंट में है ये? सर फोर्थ। माइनस माइनस फोर्थ में होते हैं। अरे नहीं नहीं सर, थर्ड क्वाड्रेंट में। गलती हो गई। 5 पाई बाई 4। यस सर 5 पाई बाई 4। चलो ठीक है, समझ में आ गया सभी को 5 पाई बाई 4 क्यों होगा? क्योंकि x की वैल्यू -√3 हो गई, y की वैल्यू भी -√3 हो गई। तो tan थीटा अगर हम देखें तो y बाई एक्स आ जाएगा। तो ये -√3 अपॉन -√3, तो ये तो 1 आने वाला है। तो थीटा पाई बाई 4 तो आएगा, लेकिन वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट वाले में, क्योंकि दोनों यहाँ पर तो दोनों नेगेटिव है ना, और हमारा जो आंसर है वो दोनों पॉजिटिव का आया है। तो हमारा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस पाई बाई 4, तो यानी कि आर्गूमेंट, इसका जो आर्गूमेंट ऑफ जेड है, जो इसका आर्गूमेंट ऑफ जेड है वो क्या हो जाएगा? पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि 5 पाई बाई 4। ये आंसर आ गया हमारा। कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा ज़रा बताओ इसका क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्गूमेंट क्या होगा? एग्जाम्पल है z इक्वल टू 5, इसका आर्गूमेंट ऑफ z क्या होगा और मॉड z क्या होगा? ज़रा बताओ दोनों ही। सर मॉड जेड 5 मॉड z 5 सही है, और आर्गूमेंट ऑफ z
अरे रिप्रेजेंट करके देख लिया करो मेरे भाई, इतना कंफ्यूज होने की क्या सर जरूरत है। 0 डिग्री सर 0 डिग्री 5/2 यहाँ पर आया ना 5, इसी एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और एंगल भी हम एक्स एक्सिस से ही मेजर करते हैं, तो इस वाले का एक्स एक्सिस ओरिजिन से एंगल कितना होगा, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस पे ही कोई पॉइंट है, तो एंगल क्या होगा, 0 होगा ना। और फॉर्मूला भी देख लो, 0 फॉर्मूला देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो x की वैल्यू 5 है, y 0 है, टेन थीटा वाई बाई, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं हमको, तो ये हो गया 0, टेन थीटा 0 तो थीटा 0, बात खत्म। लेकिन हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसलिए आंसर हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z हो गया कितना, 0। बोलो प्रॉब्लम इसमें किसी को? अच्छा z इक्वल टू माइनस का 3 लिखा हुआ है, इसका आर्गुमेंट बता दो क्या होगा, और इसका मॉड z क्या होगा? सर mod z तो 3 मॉड z तो 3 होगा बस, और आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा वो भी बता दो। सर 180 डिग्री हाँ पाई बोल दें, 180 बोल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि -3 कहाँ पर लाई करेगा बता दो ना, रिप्रेजेंटेशन ही तो करना है, -3 यहाँ कहीं पर होगा ना, x में -3, 0, और हम एंगल मेजर करते हैं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो ये थीटा सबको साफ साफ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव से लेके यहाँ तक जाना है, तो कितना एंगल आने वाला है, पाई। बात क्लियर हो रही कि नहीं बच्चों? तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, मॉड z हो जाएगा 3, और जो आर्गुमेंट ऑफ z है वो क्या हो जाएगा, पाई। यानी कि कोई भी अगर नेगेटिव इमेजनरी नंबर, कोई परफेक्ट, ये जो है परफेक्ट कौन सा है, रियल है कि ये प्योरली रियल है कि प्योरली इमेजनरी है? प्योरली रियल प्योरली रियल। Yes, sir. अगर Purely real. देखो अगर प्योरली रियल आता है, अगर यहाँ लिखा हुआ था ना ये ऊपर प्योरली रियल है, ऊपर वाला z इक्वल टू 5, तो प्योरली रियल का जो आर्गुमेंट ऑफ z आता है, आर्गुमेंट प्योरली रियल का, प्योरली रियल नंबर का आर्गुमेंट कितना आता है, 0 डिग्री। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे लिख लेना है इसको, और याद रख लेना है कि प्योरली रियल अगर कोई भी नंबर होगा तो उसका क्या आएगा, 0, और अगर कोई प्योरली इमेजनरी नंबर है, अगर कोई प्योरली इमेजनरी नंबर है तो उसका आर्गुमेंट ऑफ z कितना होगा, कोई भी हो दुनिया में, कोई भी हो, -3 हो, -4 हो, नहीं अच्छा ये भी तो निगेटिव, ओके ओके, ये तो निगेटिव प्योरली हो गया ना, ये है तो प्योरली यस सर ये तो प्योरली रियल है लेकिन नेगेटिव प्योरली रियल हो गया, है प्योरली रियल लेकिन कोई नेगेटिव नंबर का अगर प्योरली रियल है तो उसका आर्गुमेंट पाई हो जाएगा। अच्छा जो मैं लिख रहा था वो अब एक और देता हूँ, इससे समझ में आएगा। जैसे अगर हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 3i, इसका क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ z, बताओ जरा सोच के। Zero. सर 90 डिग्री ओके क्यों हो जाएगा 90? देखो भाई तुम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत यही हो रही। अगर रिप्रेजेंटेशन सीख गए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Yes sir, 5/2 इसको x प्लस आई वाई से कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है, तो रिप्रेजेंट कर दो इसको, कहाँ रिप्रेजेंटेशन होगा, 0,3 यहीं कहीं पर तो होगा। तो हमें ये एंगल चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो कितना दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है कि थीटा कितना होने वाला है, 90। फॉर्मूला से करना चाहे तो भी हो जाएगा, y/x 3/0 अनडिफाइंड इन्फिनिटी इन्फिनिटी 10 90, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। प्रॉब्लम? ये बहुत छोटी छोटी सी बातें कर रहे हैं, ये तो अपने आप समझनी चाहिए हमको कि क्या है। माइनस का 4i है या माइनस का i है, कुछ भी हो माइनस का है, इसका क्या होगा आर्गुमेंट? सर 3/2 हाँ इसको ऐसे लेके चल सकते हैं, तो ये 3/2. तो ये यहाँ पर आएगा 0, -4, तो ये 3π/2 हो जाएगा। कभी कभी इसका आंसर ऐसे भी दिया जाएगा, देख लो यहाँ पर भी समझ ही लो। अब ये
अगर यहीं से मेज़र कर दो तो क्या एंगल हो जाएगा? तो आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो 3π/2 भी हो सकता है, और करके और क्या लिख सकते हो? आर्गूमेंट ऑफ जेड और क्या हो सकता है? -π/2। -π/2, ये भी सही है। -π/2। कई बार ऐसे भी मिलेगा, ऊपर भी कई बार ऐसे मिल सकता था, जैसे अभी मैंने नहीं बात किया। अगर ऊपर भी होता तो यहाँ पर भी होता ना, जैसे ये वाला था क्वेश्चन, तो इसका आंसर 7π/4 भी सही था। और क्या हो सकता था आर्गूमेंट ऑफ जेड? -π/4। तो ये दोनों ही सही है, दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही सही है। अच्छा, 1/i का ज़रा बताओ क्या होगा एम्पलीट्यूड? 1/i का अगला क्वेश्चन है हमारा, 1/i। इसका एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट ऑफ जेड बताना है, क्या होगा? क्या होगा इसका? टफ क्वेश्चन पूछ लिया है क्या? अरे बहुत इजी, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, याद करो कि अपॉन में आई हो तो क्या करना चाहिए हमको। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी हमारी। तो अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय आई। हाँ, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले इसको कायदे का कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं, और जैसे ये कायदे का कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। -i होगा। नहीं, एम्पलीट्यूड बता। सर 3π/2। 3π/2 या फिर -π/2। दोनों ही सही है, दोनों ही हो सकते हैं ना। z इक्वल टू आई से मल्टीप्लाई किया तो ये i² हो गया, तो ये -i हो गया, तो ये निगेटिव में आ गया, 0,-1 यहाँ पर आ गया। यही तो हुआ ना 0,-1, तो या तो 3π/2 बोल दो या तो -π/2 बोल दो, कोई भी बोलेगा सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। z इक्वल टू √8 - 3, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ z कितना होगा? सर 0 डिग्री। इसका आंसर 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, चेक कर लेना, सोच लेना थोड़ा सा। अभी अभी सारी बातें करके अब ये गलत नहीं होना चाहिए। अभी सारी बातें हम कर चुके लाइन से एकदम। सर पाई पाई होगा। अच्छा, यस सर पाई। पाई सर। ये जो है वो वो नेगेटिव हो जाए। पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? सर नेगेटिव। साफ समझ में आ रहा है कि रूट नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नंबर हुआ ना। तो अभी नेगेटिव नंबर का ऊपर बात हुई नहीं थी हमारी कि कोई नेगेटिव नंबर होगा तो क्या आता है आंसर? ये लिखा है z इक्वल टू -3 हो तो पाई होता है कि नहीं होता? तो कोई नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन करोगे तो कहाँ पर रिप्रेजेंट होके आएगा? ये वो यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई। इसलिए इसका आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाने वाला है? पाई। बताओ बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? बहुत इजी सी चीज़ है। बहुत तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो तो बिल्कुल एकदम बेकार है, समझो। उसका जो है 1% जो जेई मेंस में सिलेबस है, एडवांस में जो सिलेबस है उसका 1% सिर्फ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी 99% बिल्कुल अलग है। जिसका हम कुछ पार्ट तो अभी कर पाएंगे, कुछ पार्ट जो है जब हम कोनिक सेक्शन पढ़ लेंगे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जब पढ़ लेंगे तब कर पाएंगे। करीब 50 या 70% पार्ट अभी हम कर पाएंगे, क्योंकि वो पूरा पार्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सर इसको -π भी बोल सकते हैं। -π
हाँ, उधर से अगर तुम एंगल मेजर करोगे तो -5 बोल दोगे, सही है, वो भी सही है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों? कोई प्रॉब्लम हो रही है? इसमें नया चैप्टर है लेकिन बहुत इजी सा चैप्टर है, कुछ खास इसमें है नहीं। यस सर। तो ऐसा कुछ लगा नहीं होगा कि इसमें ऐसा कुछ खास है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है उसमें पहली 2 एक्सरसाइज हैं, वो हमें देखनी है और करनी है। देखना उसको कि क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में। सर देखनी है या सॉल्व करनी है? नहीं, देख के ही सॉल्व करेंगे, और कैसे बिना देखे कैसे सॉल्व करोगे? देख के सॉल्व कर डालो। क्या हुआ, अभी टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी? कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रिवीजन कैसे करोगे? हाँ सर, ये कर लेंगे। अरे बहुत इजी, 1 घंटे में, बल्कि आधे घंटे में सारी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने लगी। हाँ सर, हो जाएगा। और अभी तो हमने केवल कॉम्प्लेक्स नंबर का केवल वही सीखा है। अभी तो हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अभी बहुत सारा कुछ अभी नहीं किया हुआ है। तो अभी बिल्कुल धीरे धीरे से हम चल रहे हैं, ताकि हमें नया है तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलो यहीं तक आज, फिर यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर आगे अगले टर्म पे करेंगे। यहाँ तक किसी को किसी में अगर ऊपर नीचे कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। है कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं? नो सर। ओके, चलो। नो सर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। ओके बच्चों, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।